IS-28 निकाल लें पहला पेज। जी वेल डन, ये सना हमीद 49.5 मार्क्स। बाकी टेस्टों की मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ क्या करना है जिनको मार्क होके नहीं मिले। अच्छा, अब IS-28 निकाल लें। ये सवाल तो हमने अगली क्लास में डिस्कस करना है। मुझे लग रहा है इस पे 2 घंटे आपके लगे होंगे घर में। अच्छा, थोड़ा सा था सवाल, चीज़ें हैं मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, इतना मसला नहीं। पेज 214 एसोसिएट, पेज 214 एसोसिएट इज एन एंटिटी। एसोसिएट एक ऐसी एंटिटी है ओवर विच द इन्वेस्टर यानी पेरेंट हैज कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इट इज नॉट अ कंट्रोल एंड नॉट अ जॉइंट कंट्रोल। दो बंदे भी 50-50 ओन नहीं करे मिलके, बस हमारा सिर्फ क्या है इस पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अ पावर टू पार्टिसिपेट, कंट्रोल नहीं, टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। फाइनेंशियल, पैसों के और डेली ऑपरेशंस के डिसीजंस में पार्टिसिपेशन होती है हमारी, कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ मशवरा होता है हमारा। ऑफ द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी से क्या मराद है? एसोसिएट। बट इट इज नॉट अ कंट्रोल एंड नॉट अ जॉइंट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसी। जॉइंट कंट्रोल आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, ना ये कंट्रोल है ना ये जॉइंट कंट्रोल है, बल्कि क्या है बोले, पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। कुछ बच्चे मिले वो बताने लगे पिछली दफा कि ये जो थ्योरी थी हमने जरा इसको नजर नहीं मारी, तो फिर 1-2 नंबर की आ गई, फिर हम पेपर में परेशान बैठे थे। आगे चलें जी। प्रिजम्पशन, कल एक साहब ने मैसेज किया, माशाल्लाह वॉइस नोट भेजा कि सारी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर मैंने पासवर्ड लगा दिया और प्लीज़, और मुझे पढ़ने का इतना टाइम मिला है, इतना टाइम मिला है कि आपकी सोच है। फिर बाद में ये हुआ कि उस पासवर्ड को मैंने लगा के खोल भी ली ऐप्स, फिर उसमें मुझे दुख हुआ। अब मैंने अपने दोस्तों से पासवर्ड लगवाया है ताकि मैं सितंबर में उसको खोल सकूं। और कहता है इतना टाइम मिल गया मुझे पढ़ने का, इतना टाइम मिल गया कि आपकी सोच है। और वो कहता है अगर आप और भी कुछ बातें ऐड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अमल करता रहूँगा। तो ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर आप जैसे मौजूद हैं। प्रिजम्पशन, इफ एन एंटिटी होल्ड, ये अपनी तरफ से मैं बात नहीं बताता, किसी बच्चे पे आप रिलाई करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, मैं उसको वॉइस नोट भेज दूंगा, आप उससे सुन लीजिएगा। किस बच्चे पे आप रिलाई करते हैं, वो अपने पे नहीं रिलाई करना, इशारा करना है किसी की तरफ। अच्छा, प्रिजम्पशन, इफ एन एंटिटी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो हमारे स्कोप में नहीं है। इफ एन एंटिटी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन अदर एंटिटी। तो इफ एन एंटिटी से क्या मुराद है? पी। इफ पी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% or more of the voting power of another entity A, it is assumed that significant influence exist। ये assume किया जाएगा कि significant influence exist करता है। तो भाईजान आम हालात में कितने % शेयर खरीदने से significant influence exist करता है? 20 या उससे ऊपर। कन्वर्सली ये भी एक assumption है कि significant influence exist नहीं करता अगर एक एंटिटी होल्ड करती है लेस देन, तो अगर आप लेस देन 20% शेयर किसी के खरीदे हुए हैं तो आपका उस पर इंफ्लुएंस नहीं है। दिस अजम्पशन इज रिबुटेड। जी हाँ, क्या वोटिंग पावर शेयर से ही आती है। दिस प्रिजम्पशन इज रिबुटेड इफ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। दिस प्रिजम्पशन इज रिवर्स्ड। इस प्रिजम्पशन को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर इन 5 में से कोई एक बात हो जाए। उर्दू में लिखें इसका मतलब, अगर इन 5 में से कोई एक बात हो जाए तो 20% से कम भी शेयर खरीदे हैं तो एसोसिएट है। अगर इन 5 में से कोई एक बात हो जाए और 20% से कम शेयर भी खरीदे हैं तो एसोसिएट है। अगर इन 5 में से कोई एक बात भी हो जाए और 20% से कम शेयर भी खरीदे हैं तो एसोसिएट है।
ओके, कन्वर्सली छोड़ी, दिस प्रिजम्पशन कैन बी रिवर्स्ड इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका एक बंदा भी चला गया ना, तो चाहे आपने एसोसिएट के 18% शेयर खरीदे हुए हैं, आपसे वो मशवरे में पार्टिसिपेशन मांगने लग गए हैं, इट मींस कि नाउ दैट इज योर एसोसिएट। तो अगर आप किसी कंपनी के 18% शेयर खरीदें और उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा भी डलवा दें, तो फिर वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग में हमेशा आप लोगों को बुलाया जाता है, पीटीसीएल वालों को, इंक्लूडिंग डिसीजन अबाउट डिविडेंड, और जब डिविडेंड का मशवरा हो तब भी आपको बुलाया जाता है। या असल में सारी बातों के दरमियान या है, या मटेरियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू एंटिटीज, पी टू ए टू पी, बहुत ज्यादा सेल हो रही है, इतनी ज्यादा सेल हो रही है पी टू ए और ए टू पी की कि हमें लग रहा है ये मटेरियल अमाउंट है एक। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल बिटवीन टू एंटिटीज, हमारा सीएफओ कभी उनका सीएफओ बन जाता है, तो इस तरह भी डील्स चलती हैं कि हमारे टॉप मैनेजमेंट के बंदे उनकी टॉप मैनेजमेंट में जाके बैठ जाते हैं, और नहीं, और या हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एक एंटिटी दूसरी को टेक्निकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल प्रोवाइड करिए जिसके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो अब इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कभी पेपर में आ गया न्यूमेरिकल के अंदर भी कि 18% शेयर खरीदे हुए हैं, हाउएवर एक डायरेक्टर हमारा उनके बोर्ड में है, तो आप कह दीजिएगा कोई मसला नहीं, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट। तो या कभी पेपर में आ गया हमने 16% शेयर खरीदे हुए हैं और हम उन्हें एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट। अच्छा, ये है कंपनी रॉयल फैन, पीटीसीएल ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं 30%, पेप्सी ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं 60%, इंडिविजुअल्स आम लोगों ने, मैंगो पीपल ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं 10%। आ सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय एन अदर इन्वेस्टर, पेप्सी, a substantial ownership by an other investor does not stop PTCL from having, पहले उर्दू में समझे फिर मैं लिखवाता हूं। अगर रॉयल फैन का कोई बहुत बड़ा ओनर भी है, जैसे पेप्सी है, पेप्सी के लिए तो शायद सब्सिडरी और रॉयल फैन, इट डजंट मीन कि हमें एसोसिएट कहना बंद कर दिया जाएगा, हम स्टिल क्या समझे जाएंगे? एसोसिएट समझे जाएंगे। तो अगर कोई बहुत बड़ा बंदा शेयर भी रॉयल फैन के ले ले, तो हमारा नाम एसोसिएट कहना बंद ना कर देना, ये हमारे लिए क्या है? एसोसिएट। A substantial or majority ownership by Pepsi does not stop PTCL from having significant influence over Royal Fan. भाई एसी का नीचे कर दो और इसको 16 पे कर दो, इसके भी विंग्स नीचे कर दो। तो अगर रॉयल फैन की कोई बहुत बड़ा ओनर भी है जिसने रॉयल फैन के 60-70% शेयर खरीदे हुए हैं और हमने भी 20-25% खरीदे हुए हैं, तो क्या मतलब हम एसोसिएट नहीं उसे कह सकते? कहेंगे क्या मसला इसमें? ओके, नेक्स्ट। We will still call Royal Fan as our associate. An entity with significant influence over an investee a PTCL with significant influence over associate shall account for its investments in associate using equity method. Using, ये जो हमने मेथड है हमारी नजर उसकी आरई पे होती थी, तो इट इज कॉल्ड एज इक्विटी मेथड। लेकिन एक सूरत में आपको छूट भी मिल सकती है, एक सूरत में आपको छूट भी मिल सकती है, आप बेशक इक्विटी अकाउंटिंग ना लगाएं,
कब? वही बातें जो हमने पढ़ी थी सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने में रिलैक्सेशन दी थी. An entity need not apply equity method to its investment if the entity is a parent that is exempt from preparing consolidated financial statements under IFRS 10 और काट दें if all of the following four conditions are met. The PTCL is wholly owned subsidiary of another entity. Another entity याद है हमने कौन सी ली थी? नेस्ले ली थी, क्या ली थी? PTCL बाप का भी बाप है मेरे भाई, याद आ रही है बात? बाप का भी बाप है, नाइकी था. अच्छा, अगर PTCL इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी, ऑफ अनदर एंटिटी से क्या मुराद है? नेस्ले. यानी PTCL को भी किसी ने कंट्रोल किया हुआ है. एंड इट्स अदर ओनर्स have been informed and do not object to investor not applying the equity method. The entities PTCL debt or equity instruments are not traded in public market. The PTCL did not file nor is in the process of filing its financial statement with Securities Commission or other regulatory organization. The ultimate parent of entity, the ultimate parent of PTCL produces financial statements available for public use in which subsidiaries are consolidated. बस. अच्छा, अब बात क्या थी? बात ये थी जी, ये नेस्ले है, ये PTCL है और ये रॉयल फैन है. PTCL ने इसके 30% शेयर खरीदे हुए हैं, नेस्ले ने इसके. अब अगर नेस्ले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है और PTCL के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, आगे बोलें, और PTCL ने कोई शेयर इशू करने का इरादा भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, और आखिरी शर्त क्या पूरी हो रही है? इसका अल्टीमेट ओनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेशन वाली बनाए, तो ऐसी सूरत में PTCL को रिलैक्सेशन अवेलेबल है, बेशक इसको कंसोलिडेट करके अपने अकाउंट्स. यही 100% चारों बातें कहां भी पड़ी थी? सब्सिडरी के अंदर पड़ी. नोट कर लें. PTCL के अदर ओनर्स भी होंगे ना, अदर ओनर्स भी होंगे PTCL के 20%. इसको नीचे करो जरा, इसके पैरों को. और अच्छा, अब जरा आखिरी वर्जन पढ़िएगा, आखिरी दफा. आप PTCL नीड नॉट अप्लाई द इक्विटी मेथड्स टू इट्स इन्वेस्टमेंट इफ द एंटिटी इज अ पेरेंट that is exempt from preparing consolidated financial statements, that PTCL is a parent and is exempt under IFRS 10 if all of the following conditions are met. PTCL is wholly or partially owned subsidiary of Nestle and its other owners, और PTCL के other owners, बाबाजी रहमत वगैरह, other owners have been informed and do not object to PTCL not applying the equity method. पहले तो अदर ओनर्स को मनाएं कि आपको कोई एतराज ना हो. दूसरी बात, PTCL की डेट और इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना होती हो, और ना इसने फाइल की हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ना शेयर इशू करने हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ना शेयर इशू करने हो, ना डेट इशू करना हो, कोई इरादा भी ना हो, ना किए हो ना करने हो. एंड द अल्टीमेट पेरेंट इस चीज का वादा करे कि वो प्रोड्यूस करेगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक, और वो आम लोग उसको यूज कर सकेंगे, डेट कंप्लाई विद IFRS, जिसमें वो सारी सब्सिडरीज को क्या करेगा? कंसोलिडेट. उसमें फिर वो PTCL को भी कंसोलिडेट कर लेगा और नीचे वाली चीजों को भी कर लेगा. तो वो वादा कर ले. हाँ, PTCL का पेरेंट नेस्ले है यहां. द अल्टीमेट पेरेंट नेस्ले ऑफ द PTCL, वो एग्री करे. चार बातें बता दें कब हम इक्विटी अकाउंटिंग ना लगाएं. ये पेपर में थ्योरी के तक आने बस सवाल. जब इसका कोई पेरेंट हो, नंबर 2, इसके बाकी ओनर्स एतराज ना करें, ये नंबर 1 में था. नंबर 2, इसके डेट इंस्ट्रूमेंट स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टेड हो, ना लिस्ट कराने का प्रोग्राम हो, और ये कंसोलिडेशन करने का वादा करे, प्रोड्यूस करे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिक को अवेलेबल हो. और यही सारी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी इधर यू फोन डाल के, लेकिन वहां हमने 70% शायद इधर लिखा हो.
इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है? वर्किंग 7 जहन में लाएं। वर्किंग 7 सब्सिडरी में भी यही शरायत है। वर्किंग 7 में क्या होता है? कॉस्ट क्लोजिंग माइनस फ्री। इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एंड एडजस्टेड फॉर पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट आ रही कॉस्ट और इधर आ जाती है पोस्ट आ रही। तो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड क्या होता है जल्दी बताएं। इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली मेजर्ड एट एंड एडजस्टेड फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन इन्वेस्टर शेयर ऑफ इन्वेस्टीज। नहीं नेट एसेट्स छोड़ें, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस का लफ्ज हम यूज करते हैं। एक दफा नेट एसेट से भी करवाया था। तो आरई और आरएस पोस्ट हम निकालते हैं। नेट एसेट्स इक्विटी होती है ना, शेयर कैपिटल तो चेंज होता नहीं, तो फिर पीछे क्या चेंज होती है नेट एसेट्स में? नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस मींस इक्विटी। तो ये इक्विटी लिखी है। ये तो होगी वर्किंग 7। P&L में क्या जाएगा? The PTCL's profit or loss includes its share of investee profit. Its share of investee profit 7%. Its share of investee's profit. And investors OCI include its share of investee's OCI. तो P के प्रॉफिट्स में A का प्रॉफिट डाल दें और P की OCI में A की OCI डाल दें। इन्वेस्टर प्रॉफिट में डाल दें इन्वेस्टी का प्रॉफिट, वर्किंग 5.1, एंड इन्वेस्टर्स ओसीआई में डाल दें उसका शेयर ऑफ इन्वेस्टीज ओसीआई 7% लगा के। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टीज प्रॉफिट। कौन सा होता है? वर्किंग। जब उस पर शेयर लगा दें तो 5.1, और इन्वेस्टीज ओसीआई का शेयर कहां निकालते हैं? 5.3 में। तो पी के प्रॉफिट में ए का प्रॉफिट डाल दें और पी की ओसीआई में ए की ओसीआई डाल दें। ओवर। शुक्रिया भाई, आप हजरात ने बर्दाश्त किया। अब आइए 1037 में आज हम जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम जरा थ्योरी को रोक रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग इंशाल्लाह देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जो कल आपको जाते जाते बताई थी। आज हमने आईएस 1037 में न्यूमेरिकल करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि 10-12 साल बाद अगर प्लांट डिसमेंटल होना है तो उसकी अकाउंटिंग शायद उसी तरह हो जिस तरह सऊदी किंग को पैसे देने का हम वादा करते थे। अच्छा, एक मिनट नजर मार लें ये क्या क्या पढ़ा है। ये किसकी डेफिनेशन है? एसोसिएट की। स्टैंडर्ड से मिल जाएगी पैरा 3 से। ये किसकी डेफिनेशन है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। एमसीक्यू नंबर 7 टिक करें, घर जाके कीजिएगा। इससे हट के उसने अंग्रेजी लिखी होगी, वो ऑप्शन क्रॉस करनी है, सही ऑप्शन टिक करनी है। अजम्पशन क्या है? 20% से ऊपर एसोसिएट है, 20% से नीचे नहीं है। लेकिन इस अजम्पशन को 20% से नीचे नहीं वाली को रिवर्स कर दें, अगर 5 में से एक बात पाई जा रही हो, किसी और ने अगर बहुत ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, तो फिर भी पीटीसीएल इसको क्या कहता रहेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा कौन सा मेथड लगाना है? इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड कब नहीं लगाना? जब नेस्ले वादा करे कि मैं कंसोलिडेशन कर लेता हूं। इक्विटी मेथड होता क्या है? कॉस्ट प्लस पोस्ट चेंज इन नेट एसेट्स, बड़े हो जाए, पोस्ट चेंज इन। और इक्विटी मेथड होता क्या है? पेरेंट के P&L में ए का प्रॉफिट डाल दें लेकिन शेयर लगा के, और पेरेंट के ओसीआई में ए का। इंशाल्लाह आज की क्लास हम डालेंगे, दूसरी क्लास में, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 है एसोसिएट्स वाला, आईएस 28 वाला निकाल लें जी। आईएस 1037 मुझे जरा याद कराइएगा, वो जो एग्जांपल्स कल हमने की थी ना, वो भी एंड पे रिवाइज करानी है। ओवरहॉलिंग और ये और वो। पॉज करना जरा वीडियो। ओके, पेज 345। अच्छा मोहतरम, प्लांट अगर इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट किसी को याद हो क्या करते थे? एसेट की कॉस्ट में डालते थे या नहीं डालते थे? डालते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं जी डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी डालो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी डालो। क्या आपने कभी कोई फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट किसी एसेट की कॉस्ट में डाली थी? जी बिल्कुल। आरओयू के अंदर हम जो है वो पता नहीं जीआरबी की पीवी डाल रहे होते थे, किसी और चीज की पीवी डाल रहे होते थे। इसी बुनियाद के ऊपर आईएस 37 ने कहा, बल्कि एक स्टैंडर्ड को समझाने के लिए ना इंटरप्रिटेशन आई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इफरिक।
इफ रिक, पिछले से पिछले सफे पे आपको लफ्ज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इफ रिक वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने वाजे कर दिया कि आपने यह क्या करना है, आपने एसेट की कॉस्ट को, बोलें, एसेट की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग की कौन सी कॉस्ट डालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। क्या सऊदी किंग को जो पेमेंट करते थे 3 साल बाद, क्या वो पूरी डालते थे या उसकी पीवी डालते थे? तो क्या एसेट को अगर मैंने इंस्टॉल किया और एसेट को इंस्टॉल करने में मेरा खर्चा आया, वो तो आज ही मजदूरों को पे कर दिया, वो तो एज इट इज डाल दें। 100 रुपए का एसेट डेबिट, 10 रुपए की इंस्टॉलेशन एसेट डेबिट, 20 रुपए की इंस्टॉलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? और प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे 20 रुपए की, तो मे बी 6 रुपए निकला है, और 6 रुपए का एसेट की कॉस्ट में डालेंगे, और वो जो 6 रुपए एसेट की कॉस्ट में डालेंगे फिर उसको अनवाइंड करेंगे सऊदी किंग के पेमेंट की तरह, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर क्या बुक करेंगे, इंटरेस्ट बुक करेंगे। और एक ऐसी कैलकुलेशन बनेगी जो कल के होमवर्क के सवाल में अजीब सी आपको कैलकुलेशन नजर आई है इंटरेस्ट की, वो कैलकुलेशन मैं आज करके दिखाने लगा हूं ताकि अगली क्लास के अंदर वहां पे हमारा टाइम सेव हो जाए। वो एक अजीब सी कैलकुलेशन होगी। हमारे सवाल में हम जो क्लास में करते थे उसी साल सऊदी किंग वाली एक पहले साल की कैलकुलेशन होती थी। होमवर्क के सवाल में कितने सालों की कैलकुलेशन थी? 2 सालों के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी। उसको जरा हमें सवाल में पक्का कर लेते हैं ताकि उसमें टाइम बच जाए। अ कंपनी परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग ₹300 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। चलो जी, इसमें तो इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है, इसका तो कोई मसला नहीं। 300 रुपए की एंट्री बताएं। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, बड़ी बड़ा कमाल कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, अच्छी बात है। इट इज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 16। ये खरीदा कब है? यकम जनवरी 16। हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन है इसको डी इंस्टॉल करने की प्लांट को। एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिसमेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट 100। द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट इज 7%। क्या ये एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है या सेम रहेगा? चेंज तो छोड़े ना, अभी तो हमारी पहली क्लास है, चेंज को छोड़ें, अभी बस सादा सादा रखें चीज को। तो कंपनी ने परचेज किया प्लांट 300 का, जिसकी लाइफ 12 साल है। हम लीगली ऑब्लाइज्ड हैं प्लांट को डी इंस्टॉल करने के। अब आप मुझे ये बता दें कि ये एंट्रीज इधर ही कीजिएगा ताकि लॉजिक याद रहे। फिर व्हाइट बोर्ड पे जो फॉर्मेट है वो मैं प्रॉपर तरीके से बना के एंट्रीज करवाऊंगा। ये एंट्रीज इधर ही कर लीजिएगा। एंट्री बताएं जी, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से करूं? 300 से। सही है जी। ये एंट्री मैं किस दिन करूं? ये ऐसे रफ एंट्रीज कर सकते हैं। ये भी सही एंट्रीज करवा रहा हूं, लेकिन इनका बेहतर वर्जन व्हाइट बोर्ड पे। यकम जनवरी 16 को कोई और एंट्री बताएं। प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। प्रोविजन इज अ पेबल, बोले प्रोविजन इज अ पेबल ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। Why the timing is uncertain? हो सकता है 12 साल से पहले डी इंस्टॉल कर लें। Why the amount is uncertain? ये तो बिल्कुल ही अंदाजा है। Expected future dismantling is estimated at 100 रुपया। पता नहीं मजदूर उस वक्त कितने पैसे लें। अच्छा जी, हिम्मत करें। 100 करें हिम्मत। सऊदी किंग इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट इनटू 1.07 रेज टू पावर 1.07 रेज टू पावर 44 पॉइंट कर दें, 44.4 डन। एक एंट्री अब और मुझे बता दें जो 31/12/16 को होनी चाहिए। 31/12/16 को। अच्छा, विजुअलाइज करें दानिश, विजुअलाइज करें। ये 12 साल हैं आपके सामने। इस तरह मैं बना सकता हूं 12 साल दरमियान में ऐसे लाइन लाइन लगा के। 12 साल बाद कितने पैसे देने हैं? अगर आज दूं मैं, अब डिसमेंटलिंग की पूरी कहानी समझ लें आज एंड की क्लास तक के लिए। कितने दूंगा अगर आज देने पड़े? इस 44 की एंट्री बताएं। इन प्लान डेबिट पेबल क्रेडिट प्रोविजन क्रेडिट, इसकी एंट्री हो जाएगी प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन एक मसला आएगा। मैं प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंट्री करूंगा यहां पे, और आखिरी साल में एंट्री करूंगा प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। वो मैं करूंगा 100 रुपए से। मजदूरों को मैं 100 रुपए दूंगा। अगर मेरे अंदाजा ठीक निकला और लग रहा निकल आए तो मैं मजदूरों को ये पेमेंट करूंगा। अब क्या करूं दरमियान में? कुछ साइंस मारे। अब दरमियान में क्या करूं? क्या प्रोविजन को पीबी पे पड़ा रहने दूं या प्रोविजन को किसी तरह 100 तक पहुंचाऊं? क्योंकि इसमें 100 तक पहुंचेगा तो डेबिट होगा ना बैलेंस। तो अब मुझे बताएं, हर साल के एंड पे खड़े होकर
मैं एक एंट्री किया करूंगा और इंटरेस्ट साथ साथ कंपाउंड हुआ करेगा। ये नहीं है कि साथ साथ कोई पेमेंट हो रही है, वो हर साल का इंटरेस्ट अगले साल में क्या हुआ करेगा, कंपाउंड, क्योंकि पेमेंट साथ साथ नहीं हो रही लीज की तरह के साथ साथ पेमेंट भी हो रही हो। पेमेंट कब होनी है, एंड पे जाके। फर्ज करें इधर लाइबिलिटी की वैल्यू निकलती है 50, तो मैं एक साल पेमेंट करने के और करीब हो गया, तो मैं एक साल का इंटरेस्ट बुक करूंगा और उसकी एंट्री करूंगा इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस लेके 50 और 44.4 का डिफरेंस लेके मिसाल दे रहा हूं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लाइबिलिटी शायद 62 पे पहुंचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 70 पे पहुंचे, 75 पे पहुंचे, करते करते ये लाइबिलिटी कहां पे पहुंच जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं प्रोविजन में डालता रहूंगा। आज कितना डाला प्रोविजन में, 44, कितना और डालना है, 100 माइनस 44, थोड़ा थोड़ा करके प्रोविजन में क्रेडिट करता रहूंगा, लेकिन डेबिट एसेट नहीं करूंगा। डेबिट क्या करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। लीज में भी तो इंटरेस्ट ही होता था डिफरेंट, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस लीज में इंटरेस्ट ही होता था। तो ये थोड़ी सी ऐसे लॉजिक दी है। मुझे आप 31, 12, 16 की एंट्री बताएं, सऊदी किंग वाली। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, हिम्मत करें कोई फिगर जरा निकलवाएं किसी तरह। 44 पॉइंट इंटू 11 तो ना बोले, 3.1 डन। अगली एंट्री एक्सेलेंट, 31, 12, 16 बोलें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट की कॉस्ट एक्सेलेंट, 344.4 डिवाइडेड बाय 28.7। चलें जी नोट कर लें, ये गंदी गंदी एंट्रीज नोट कर लें, फिर मैं प्रॉपर तरीके से पेपर फॉर्मेट के ऊपर बाद में नोट करवाता हूं। जी बोलें। हाँ करते हैं अभी, तो थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा हौसला। $28.7। ओके कल कितने बंदे थे जूम मीटिंग में, 13। तूने टेस्ट दिया हुआ था, ये देखा ना, टेस्ट की डिस्कशन थी, अपलोड कर देंगे। किस टाइम मैसेज आ गया था व्हाट्सएप में, 3 बजे आ गया था मैसेज ये। लेकिन यार वो भाई तो व्हाट्सएप छोड़ा हुआ ना आजकल, ये तो हाँ व्हाट्सएप छोड़ा वैसे। आई रियली अप्रिशिएट यू, आपके लिए वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी अभी। आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने व्हाट्सएप छोड़ा। चलें जी, लॉजिक पे चलें। अ कंपनी परचेज द प्लांट कॉस्टिंग 300, एंट्री बताएं। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, हैविंग लाइफ फॉर 12 years, इट इज परचेज्ड ऑन 2 January, वी आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू डीइंस्टॉल द प्लांट, एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 100 पे बुक करूं या 100 को 12 साल पीछे लाऊं। 44.4 पे लाइबिलिटी बुक कर ली, 100 की पीवी, प्लांट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन अगर 44.4 पे पड़ी रही तो क्या नुकसान होगा, एंड पे 100 रुपया फिर कहां से पे करेंगे। प्रोविजन को थोड़ा सा अनवाइंड करें, खोलें डिस्काउंट को, तो उसका तरीका 44.4 पीवी है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। 44.4 इंटू 7%, इंटरेस्ट आ गया 3.1। अब प्रोविजन अल्लाह का शुक्र है बैलेंस शीट में 47 के करीब चली जाएगी या 48 के करीब, आहिस्ता आहिस्ता सालों में 100 के करीब पहुंच जाएगी। और एसेट को अपनी जगह डेप्रिशिएट करना है, एसेट की कॉस्ट है 44.4 प्लस 300, दैट इज 344.4 डिवाइड बाय 12, ये डेप्रिसिएशन आ गई। चलें जी, लेकिन एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो करेंगे वो देख लें। एग्जाम में ये दोनों एंट्रीज हम इकट्ठी करेंगे, ये दोनों एंट्रीज हम इकट्ठी करेंगे। और इस टॉपिक का एक हिंट सुन लें, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट बहने हैं। बच्चे इंटरेस्ट की एंट्री भूल जाते हैं क्योंकि नहीं है ना, डिफरेंट की एंट्री इनको याद रहती है। तो लिखें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट बहने हैं, दोनों की एंट्री हमेशा करनी है, साथ साथ दोनों की एंट्री करनी है। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है साथ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। लिखें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जुड़वा बहने हैं, एक का नाम सलमा, एक का नाम नजमा। बाहर आ जाओ ना, बोर भी दुनिया है। ओके खामोश करें, मुझे सीए कराने दें। डेट, डिस्क्रिप्शन, एक मिनट मैं बताता हूं जरा जगह कितनी छोड़नी है। एसेट और प्रोविजन,
प्रोविजन के आगे आप लोगों ने इतनी सी जगह छोड़नी है, क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन किया करनी है प्रोविजन के आगे। तो ये जी बना लें फॉर्मेट, प्रोविजन के आगे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। देखें ऐसे मिसाल के तौर पे 10 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 12, इतनी सी कोई जगह छोड़नी है जहां डिस्काउंटिंग हो सके। ओके, डेट ऑफ परचेज बताएं। तरतीब देखिएगा, एसेट की कॉस्ट कैसे निकलनी चाहिए? परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस पीवी ऑफ, ये तो वैसे ही मैंने आपके लिए लिखा है बस। एसेट की कॉस्ट कैसे निकलनी चाहिए बोलें? परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस पीवी ऑफ। परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन मुझे बताएं। 300। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग बताएं, फ्यूचर वैल्यू। इस फॉर्मेट पे हम पेपर में करेंगे। इनटू 1 पॉइंट कितने साल बाद मेंटल हो जाने? 12 साल बाद मेंटल हो जाने, डिसमेंटल हो जाने प्लांट ने। क्या आ गई? पीवी। इस फिगर को कहां यूज कर लूं? ये तो प्रोविजन है, ये तो प्रोविजन है। इस फिगर को कहां यूज कर लूं? परचेज प्राइस 300, इंस्टॉलेशन इसमें शामिल है, जमा पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग मेरे ख्याल से। तो तरतीब ये हुआ करेगी, ये एसेट को खरीदने और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आ जाया करेगी। ये फिगर हम पहले निकाला करेंगे क्योंकि इसको डालना है ना इस फिगर में, और अब एक फिगर ऐड करेंगे उधर से देख के 44.4। आप बता दें एसेट की कॉस्ट। ये अल्लाह का शुक्र है वही अमाउंट निकले वो जो हम चाह रहे थे, 344.4। सो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट। जी 300 कर दूं या 300 में कुछ डालना है? 300 में कुछ डालना है। 100 इंटू, ये किस अकाउंट में डाल दूं? प्रोविजन में। आज खड़े होकर मजदूरों को अगर देने पड़े तो 44.4 है आज की मद में, पीवी की मद में। इस 44.4 को कैपिटलाइज करें। जवाब अब किसको क्या करना है फ्यूचर में और किसको क्या करना है ये बता दें। एसेट को कम करना है ताकि ये फुली डेप्रिशिएट हो जाए, और प्रोविजन को बढ़ाना है ताकि ये 100 पे पहुंच जाए। बोलें बार बार। अब किसको क्या करना है? एसेट को फुली डेप्रिशिएट करना है, कम करते 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 जैसे करते थे, और प्रोविजन को कम नहीं करना। प्रोविजन लायबिलिटी टाइप अकाउंट है, इससे क्या करना है? बढ़ाना है। तो पहले जरा आप मुझे एंट्रीज बता दें 1 जनवरी 16 की, ताकि हम एंट्रीज करके फिर आगे चलें। ईयर एंड बताएं जी। 31 दिसंबर 16। चलें जी 1 जनवरी 16 को एंट्री बताएं। प्लान डेबिट 340, फॉर्मेट अच्छा बन गया, वहीं से फिगर्स निकल आएंगी। 340 प्लान डेबिट। प्लान डेबिट कैश कितना? क्रेडिट 300। 300 दे दिया और बाकी कभी दे देंगे। कंपाउंड एंट्री करेंगे हम। अगली एंट्री किसकी होनी है? डेप्रिसिएशन की। साथ साथ एंट्रीज करते रहे। ये वर्किंग प्रोविजन के लिए भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें प्रोविजन में चेंज भी आनी है, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन भी आना है, सारी चीजें इधर से निकलेंगी। तो इस वर्किंग ने अभी माशाल्लाह पूरे पेज पे आना है। इट इज जस्ट लाइक सऊदी किंग को हमने 12 साल बाद 100 रुपए देने हैं, लेकिन आज हमने कितने देने हैं? 44.4। ये नॉन करंट लायबिलिटी है क्योंकि ये 12 साल बाद पे होनी है। अच्छा जी नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन निकालते हुए आपने डेट नहीं लिखनी,
पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। समझ आ गई बात? पुरानी बात, डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट नहीं लिखनी, पहले डेप्रिसिएशन आपने निकाल लेनी है। लेकिन स्लैश इंटरेस्ट ये भी हम साथ साथ ही चलाएंगे। ओके, डेप्रिसिएशन 344 पॉइंट डिवाइडेड बाय 12, ये डेप्रिसिएशन निकली है। इंटरेस्ट से भी निकालता हूं मैं जी, 28.7। आप डेट लगा दें, कोई मसला नहीं, आप डेट लगा दें। अब कैरिंग अमाउंट भी निकालें डेट लगा के। इसको कैरिंग अमाउंट लिखना है, बुक वैल्यू नहीं लिखना, क्योंकि प्रोविजन भी साथ चल रही है, तो प्रोविजन के लिए बुक वैल्यू का लफ्ज अच्छा नहीं है, कैरिंग अमाउंट का लफ्ज अच्छा है। तो कैरिंग अमाउंट लफ्ज बेहतर है, कैरिंग अमाउंट लफ्ज लिखना है 315.7। क्या निकालते हुए डेट नहीं लिखनी, डेप्रिसिएशन निकालते हुए। लेकिन जब निकाल लें डेप्रिसिएशन 28 सरिया 7, डेट भी लिखें, कैरिंग अमाउंट भी निकालें, कैरिंग अमाउंट की डेट भी लिखें। अगली बात, दो तरीके हैं प्रोविजन बढ़ाने के, कोई बंदा दूसरा तरीका बताए। एक तरीका तो मैं जो पहले करवा रहा हूं वो ये है, प्रिंसिपल निकल आया, इस पर आप रेट लगा दें 7%। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, प्रिंसिपल पे रेट लगा दें 7%। इधर हम डेप्रिसिएशन को लेकर चल रहे होंगे कैलकुलेशन को, इधर हम प्रोविजन की कैलकुलेशन को चल रहे होंगे, इधर उधर जगह। एक ये तरीका है। इसमें फिर ये वाली फिगर क्या निकल आएगी, 40, ये 47.5 12वें साल 100 पे पहुंचेगा। अभी तो इसने होली होली चलना शुरू किया है, ग्रोथ शुरू हुई है अभी इसकी। लेकिन हम ये तरीका फॉलो नहीं किया करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर वो कई सालों का गैप डाल के भी सवाल बना रहा है, तो हम ये तरीका फॉलो नहीं किया करेंगे। तो हम क्या तरीका फॉलो किया करेंगे, हम नहीं 11 तो रट्टा हो जाएगा ना, फिर वो 12 के बाद अगला 11। हमें क्या चाहिए, 31 12 16 क्यों प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट। 31 12 16 पे खड़े होकर कितने साल गुजर चुके ये देखा करना है आपने। एक टोटल, खुदा के लिए एक एक बात सुने, बड़ी आसान बातें हैं, दूसरे तीसरे दिन आके मसला शुरू हो जाता है। जो लोग साथ साथ बातें नहीं सुन रहे होते, वो कह रहे होते हैं ये तो सादा सा सवाल है, साथ साथ समझ आ रहा है। जो वजह बता रहा हूं, आने के दिनों की तैयारी कर रहा हूं, बातें यहां सादा सादा हैं लेकिन याद रखनी पड़ेंगी। हम कहां खड़े हैं, 31 12 16 पर। मुझे क्या चाहिए, 31 12, ये क्या है, प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट एज ऑन। यहां डेट सामने नजर आनी चाहिए, वरना गड़बड़ कर देंगे आप। ये डेट सामने नजर आनी चाहिए, 31 12 16 की मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए, अब कितने साल डिसमेंटल करने में लगेंगे, 12 माइनस 1 11। अब इस फिगर को 11 साल पीछे बुला के देखें, फिगर वही रखें, ये तरीका हम किया करेंगे। 47.5। अब बैलेंसिंग 3 पॉइंट, व्हाट इज दिस 3.1 इंटरेस्ट, ये 3.1 आपका इंटरेस्ट आ गया। 44 पॉइंट, हाँ नहीं, वो अभी बड़े मसले आने हैं, जिस तरीके से चला रहा हूं उसी चलो। तो किसकी पीवी निकाल ली, पहले भी 100 की बाद में भी 100 की, लेकिन पहले 100 को 12 साल पीछे बुलाया, अब 100 को। और तो शुरू वाले दिनों में ऐसे ही बच्चे पागल होते हैं, बोंगी मारे होते हैं। -3.1, ओ भाईजान 44 को 0 पे नहीं लेके जाना, -3.1 नहीं, अकल लगाओ भाईजान, 44 को कहां लेके जाना है, 100 पे। अब एंट्री बता दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन प्लस क्रेडिट हो रही है, प्रोविजन बढ़ रही है, लाइबिलिटी टाइप चीज है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और इंटरेस्ट बढ़ रहे, प्रोविजन भी बढ़ रही है। पहला साल खत्म हो गया। दो बहनों की एंट्री इकट्ठी कर दें, एक बहन का नाम अम्मी अब्बू ने डेप्रिसिएशन रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट, ये तो आपस का इंटरेस्ट बुक हो गया। तो खुदा के लिए पेरेंट और सब्सिडरी के खुदा के लिए बाहर आ जाएं, 3.1।
अगले साल किसकी एंट्रीज होंगी? सिर्फ डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की। रिमेनिंग लाइफ को निकालने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक कोई मसला ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल तरीके से सवाल को चला दें, नॉर्मल तरीके से सवाल को चला दें। चलाएं या मैं चला दूं? मैं चला देता हूं। डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट, सलमा के साथ नजमा को याद रखना है। अच्छा जी, 344.4 डिवाइडेड बाय 12, उसको अब ना छेड़ें 12 को, जब तक लाइफ चेंज ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, लाइफ नहीं छेड़नी। 28.7। आप डेट लिख लें, नहीं, आप डेट लिखें, डेट लिखें आप 31/12/17। अगला काम आप खुद कर लें। आप फील करें इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। एक तरीका अब यह भी हो सकता है, 47.5 पे कितना लगा दें? 7%। हो सकता है इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, साथ साथ पे नहीं हो रहा, कंपाउंड होगा। अब एक तरीका है 47.5 पे 7% लगा दें, क्योंकि कंपाउंड हो गया इंटरेस्ट। लेकिन हम दूसरा तरीका लगाएंगे। हमें क्या चाहिए जी? कब की देख के तरफ। इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/17। यहां जरा देख के बताएं कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए। इस तरह चला करना है, 2 साल हो गए टोटल, 12 - 2, 10 साल बाद इंशाल्लाह मेंटल हो जाना है, डिसमेंटल। $50.8। 3.3। आप रोक सकें तो रोक लें, तब्दीली आ रही है। ये 50 ने पहुंच जाना है 100 पे। ओके, यहां पर मुझे आप ये बताएं रुक के कि 3.3 अगर एक और तरीके से ये तरीका भी सीखें, ये तरीका भी सीखें, मैं बताऊंगा कब लगाना है। एक और तरीके से कैसे निकल सकता है? इंटरेस्ट कंपाउंड होगा 47.5 इंटू 7%, 3.3। लेकिन 2 तरीके से पहली क्लास में चला करें, बस एक ही तरीके से इसको बैलेंस निकाल। तो अब आपको पता है अगले जितने भी सवाल करा दूं टाइम ही ज़ाया होना है। अगले साल के डेप्शन इंटरेस्ट, अगले साल के डेप्शन इंटरेस्ट, अगले साल के डेप्शन इंटरेस्ट, स्टोरी चलती। लेकिन खुदा के लिए कोई ऐसा ज़हन में कॉन्सेप्ट ना रखिएगा कि डेप्शन बराबर चल रही है तो इंटरेस्ट भी बराबर चलेगा। ना 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 ना, इंटरेस्ट इस तरह निकालना है आप लोगों ने। डेप्शन जरूर बराबर चलेगी स्ट्रेट लाइन में, इंटरेस्ट मैं नहीं कह रहा। इंटरेस्ट बताएं जी, ईयर एंडेड 31/12/17 जी, 31/12/17। ये सलमा आ गई। अब नजमा 31/12/17। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3.3। वो बच्चे की बात मैंने सुना दिया, वो कल वाली सोशल मीडिया एप्स वाली सुना दिया ना। आई गॉट माई सेल्फ मोटिवेटेड। वो सुना तो दिया यार, अभी तो सुनाई है क्या? तो बस उसने दोस्तों से सोशल मीडिया ऐप पर पासवर्ड लगवा लिया। उन्होंने सितंबर तक लगवाया, लेकिन मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि पूरी ज़िंदगी के लिए लगा लें, टाइम ही ज़ाया होता है। क्योंकि उन्होंने मुझे वॉइस नोट में ये भी कहा था आप अगर और कोई मशवरा देंगे तो मैं उसको भी मान लूँगा। तो बस आप ये ना समझे कि सितंबर में छुट्टी है, बस जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आगे मज़े हैं। अच्छा, तो बड़ी सोच है ना, बड़ी सोच आप रखें कि बस ये 50-60 साल की ज़िंदगी है। नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल सिर्फ तबलीग की थी, तो ज़िंदगी कितनी लंबी होगी। तो अल्लाह ने तो हमारे लिए ज़िंदगी भी छोटी सी रखी है, 60-70 साल हैं, फिर आगे मज़े हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें कंट्रोल कर लें, आगे मज़े हैं, और वो दुनिया में बताए नहीं जा सकते। ओके, अच्छा जी, अब जी कहानी बड़ी स्मूथली चल रही थी। चलते चलते ऑन 1 जनवरी 18, कहानी बड़ी स्मूथली चल रही थी। ऑन 1 जनवरी 18 सीए बड़ा अच्छा चल रहा था। 1 जनवरी 18 को आई के आपने बुला लिया। अच्छा,
तो कहानी बड़ी अच्छी चल रही थी। 1 जनवरी 18 को एक मसला हो गया, एस्टीमेट इज रिवाइज्ड एंड फ्यूचर मेंटलिंग कॉस्ट इज 140। फ्यूचर की डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी होगी है जी? अब 100 देने हैं मजदूरों को फ्यूचर में, या 100 मोबाइल देखना है साथ साथ? 100 देने हैं या 140 देने हैं? 140। कंसंट्रेशन से बुक को देख के तो मुस्कुराए, बुक में तो लतीफे नहीं है। तो ऑन 1 जनवरी 18 एस्टीमेट इज रिवाइज्ड एंड फ्यूचर डिसमेंटलिंग इज एस्टीमेटेड एट ₹640, तो 140। फ्यूचर डिसमेंटलिंग इज 140। मजदूर ज्यादा पैसे मांगने लग गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट इधर कर देना मुतवज्जे, इधर क्लास हो रही है। इज 140। नाउ द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट इज बोले 6%। या हाइब्रिड में पहली रो में क्या मोबाइल, तो इधर देखिए थोड़ी देर के लिए बस। नाउ द प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 6%। तो जी डिस्काउंट रेट भी बदल गया, और क्या बदल गया साथ? अब हम 1 जनवरी 18 की डेट डालेंगे। 1 जनवरी 18 की डेट डालेंगे एक लाइन छोड़ के, और लिखेंगे रिवाइज्ड सीए। कौन सा सीए? रिवाइज्ड सीए, रिवैल्यूड अमाउंट नहीं, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स। अच्छा मुझे बताएं चेंज किस में आई है? प्रोविजन में। एक्सेलेंट। प्रोविजन पहले किस पर बुक की हुई थी? 100 की पीवी पर। प्रोविजन पहले किस पे बुक की हुई थी? 100 की पीवी पर। अब प्रोविजन बुक करनी है 140 की पीवी पर यूजिंग रेट ऑफ 6%। क्या करूं? यहां कुछ करें ना। मुझे क्या चाहिए? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 1 जनवरी 18। अब मुझे बताएं ये एस्टीमेट कितने से? अगले साल के पहले दिन रिवाइज हुआ है ना, तो हमारे साल के एंड पे तो नहीं पता था। तो 1 जनवरी 18 पे खड़े होके 140 1 एक्सेलेंट -10। खुदा के लिए एक दिन आगे जाने से साल का गैप ना डाल दें। और अगर इस तरह नहीं समझना तो यहां से देख लें, पूरा 16 पूरा 17, 2 साल गुजरे हैं अभी, टोटल 12 - 2। तो भाईजान कोई लाइफ शाइफ रिवाइज नहीं हुई, असल में मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे और डिस्काउंट रेट चेंज हो गया। नाउ व्हाट इज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट? बाकी अकाउंटिंग आप खुद सोच लें, यहां तक नोट करके। जी हाँ करता हूं वही अकाउंटिंग सोच लें, बाकी खुद। घोड़ा नीचे करो, घोड़ा दोबारा ऊपर कर लो, रिलैक्स होकर बैठो। मैं तो ऐसी तरह थोड़ा बता रहा हूं कि ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं आपको। घोड़ा ऊपर करो, चलो। अच्छा जी, व्हाट इज दिस? ये क्या चक्कर है? मैं तो आपको कह रहा था 40 से लाइबिलिटी बढ़ गई है। मैंने तो आपको कहा था 40 से लाइबिलिटी बढ़ गई है, और आपने लाइबिलिटी 27 से बढ़ाई है। कि कौन आप सही है मैं सही हूं? क्या चक्कर है? नहीं, लाइबिलिटी अभी आप थोड़ी देर पहले कहते 40 से बढ़ गई है। वो तो फ्यूचर वैल्यू की मद में 40 से बढ़ी ना, पीवी की मद में कितने से बढ़ी? इसको इंटरेस्ट में डाल दें। वक्त तो नहीं गुजरा, इंटरेस्ट का तो वक्त गुजरने से ताल्लुक है। ओरिजिनल 100 की पीवी कहां डाली थी? ओरिजिनल 100 की पीवी, ओरिजिनल 100 की पीवी तो एसेट की कॉस्ट में डाली थी ना। तो अब 100 और 140 का डिफरेंस, जो 40 की पीवी निकली है 27, उसको भी कहां डालें? एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। ओरिजिनल 100 की पीवी कहां डाली थी? 100 की एसेट की कॉस्ट में। 100 और 140 का डिफरेंस 40 की पीवी, इसको भी कहां डालें? एसेट में जमा कर दें। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एसेट की भी आ जाएगी। तरतीब देखी आपने? ये तरतीब चली है। पहले हमने क्या निकाली है? रिवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखते थे यहां पे, पहले रिवैल्यूड अमाउंट लिखते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। इसको कहां डालूं? प्रोविजन बढ़ रही है कम हो रही है? कितना? एंट्री को बनाएं, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट। जाहिर बात है एसेट को बियर करनी पड़ेगी ये कॉस्ट। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें चलते चलते एसेट की कॉस्ट भी चेंज हो जाया करेगी। जी बोलें। इसके लिए मैं मार्कर यूज करूंगा ब्लू, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट
प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इसका, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। पिछले सालों की कैलकुलेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एसेट महंगा हो गया, मैं क्या करूं? पहले उसमें 100 की पीवी पड़ी हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 140 की पीवी पड़ी हुई है, 314.4। अब तो टाइम ज़ाया करने के लिए हमने 2 साल की एंट्रीज करनी है डेप्रिसिएशन की, और सवाल कह रहा है 18 के साल की भी एंट्रीज कर दो और 19 के साल की भी एंट्रीज कर दो। तो अब तो सिंपल सा बोले, आप क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। डेट नहीं लिखनी, एक्सेलेंट, डेट नहीं लिखनी, लेकिन प्लीज अब 344 चेंज हो चुका है, कॉस्ट से नहीं खेल सकते, रिवीजन हो चुकी है, तो क्या निकालनी पड़ेगी? मैंने आपको कहा था रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, जो बच्चे डेप्रिसिएशन की डेट लिखते हैं वो गलत रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। असल में इस प्राइस को खत्म करना है आपने। कितने सालों में? जल्दी जल्दी जल्दी, कितने सालों में? ये प्राइस 1 जनवरी 18 की है, तो कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका और कितने डेप्रिशिएट करेंगे? 10 साल। तो रिमेनिंग लाइफ इज 10 ईयर्स। नजमा रहेगी, इंटरेस्ट आएगा उधर ही। प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर नॉट सपोज टू कमेंट। 314.4, ट्राई टू बी इन क्लास जी। 31.4 आगे डेट डूट साल की ट्राई करें ये वाली फिगर। रिमेनिंग लाइफ कैसे निकाली है? 2 गुजर गए, 10 रह गए। अब डेट रूट डाल दें, 31/12/18। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन मार्क का नाम बताएं। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एज ऑन 31/12/18। पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18। कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। मुझे तीसरे साल के एंड पे चाहिए कैरिंग अमाउंट। 12 - 3 कितने साल बाद मेंटल करना है? 9 साल। $82.9 चल पड़े, होली होली 140 पे पहुंचना है अब इसने। नजमा ना ना ना, अगला साल ना करें। एंट्रीज एक और एंट्री करनी है इस साल असल में। 1 जनवरी 18, चेंज इन एस्टीमेट। जब 100 रुपए की पीवी कैपिटलाइज की थी तो 40 एडिशनल की पीवी भी कैपिटलाइज कर दी। प्लांट प्लस प्रोविजन प्लस लायबिलिटी बढ़ने से एसेट भी बढ़ेगा। चेंज इन एस्टीमेट। ये कौन सी वाली खांसी है? ये कौन सा वर्जन है? रिसीवर लगा रहा है। 31/12/18। ये कौन है? सलमा। हाँ, डेबिट डेबिट अकाउंट क्रेडिट। 31.4। बात अजीब सी हो जाएगी, बीच में सवाल में कभी कभी चुड़ैल भी आ जाया करेगी। ठीक है, अच्छा वाला चल रहा था, नजमा सलमा, सॉरी सलमा नजमा, सलमा नजमा, चुड़ैल आगे बीच में। सॉरी, आई डोंट टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा जी, 31/12/18 इंटरेस्ट डेबिट 4.7। 19 की कर दें, वर्किंग भी पूरी कर दें, एंट्रीज भी कर दें। डेट डाले बगैर डेफिसिएंट निकालें।
मम्मी आपकी सुबह की कॉल आई हुई थी, मैं तो मोबाइल ही नहीं देखा, तो नजर ही नहीं पड़ी, अभी ख्याल आया है। मेरी बहन भाइयों को मेरा सलाम दे दीजिएगा, इंशाल्लाह सितंबर में मिलेंगे, उन्हें कहिएगा। छोटे को खास तौर पे प्यार दीजिएगा। अच्छा, बस सलाम आपका हीरा। अच्छा जी, थिंग्स वर टू इजी एट आवर टाइम, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू। तो हमें पता था बस ये करना ही है, तो पढ़ते रहते थे हर वक्त, कोई काम ही नहीं था। नहीं, अभी भी मोबाइल है तो क्या मतलब, तो फिर टाइम ज़ाया करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, ये भाइयों को समझाने की बात है। अच्छा यार, अब 283 को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवाइज कैरिंग अमाउंट नहीं आई, कोई चेंज इन एस्टीमेट नहीं आई, चेंज इन एस्टीमेट चुड़ैल नहीं आई कोई, तो इसलिए चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे रखें, आप उसी फिगर को कंटिन्यू रखें। नजमा ने कहा सलमा थोड़ी साइड पे हो, मुझे भी बैठने दे। नजमा को भी हमने उठा दिया। अच्छा जी, 314.4, इसको अब डेफिनेशन को चलने दें इसी तरह। 31.4 जी, आप डेट लिख दें शक, 31/12/18 ज़्यादा हो गया ज़रा। अच्छा, केयरिंग अमाउंट 251.6। अच्छा चलो भाई, खुरक बस करो, ऐसे देखो। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या फिगर है? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/19। रुको, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19, 4 साल हो गए। 12 साल बाद मेंटल हो जाने, 12 - 4, 8 साल रह गए मेंटल होने में। घर में वैसे ट्राई कीजिएगा, 12वें साल के एंड तक जाके ये 140 पे पहुंचेगा ये, इंशाल्लाह आप भी कहीं पहुंच जाएंगे। 87.8 जी। इस साल तो नहीं चुड़ैल आई? तो फिर बोलें सलमानज माँ बस। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट 31.4। इसको बबलू शबलू ना करते हैं, आप ये याद हो गया है। हाँ अच्छा, 31/12/19 और 31/12/19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन 4.9। अच्छा जी, ईयर एंड 31/12/19 P&L बैलेंस शीट। शुक्र है प्रोविजन में करंट पोर्शन कोई नहीं हुआ करेगा, क्योंकि ये एक ही दफा पे होनी है आखिरी साल 12 साल, तो प्रोविजन में करंट पोर्शन कोई नहीं हुआ करेगा। तो 19 की डेप्रिसिएशन ढूंढें, डेप्रिसिएशन 31.4 और 19 का इंटरेस्ट ढूंढें 4.9। नेगेटिव में लिख दें, दोनों खर्चे हैं। ये अलग बात है कि ये एडजस्टमेंट अब IAS 12 में आएगी तो हम इन दोनों को उल्टाएंगे, ये तो अकाउंटिंग वालों के फिगर्स है ना, और ये कैरिंग अमाउंट्स होंगी, ये तो IAS 12 के साथ जब इस एडजस्टमेंट को डालेंगे फिर होगा ना। अच्छा चलें छोड़ें, और नहीं करंट एसेट्स में नहीं, नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स PP 251.6 और नॉन करंट लाइबिलिटीज प्रोविजन 87.8।
हाँ बना दो दूसरा पार्ट, चार्ट बना दो आज, फ्रूट चार्ट।